नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल अभय एजुकेशन में स्वागत है। हमारे आज के वीडियो का विषय है मौर्योत्तर काल। इसमें हम आपको शुंग वंश के बारे में बताएंगे, लेकिन शुंग वंश के बारे में बताने से पहले हम आपको पीछे मौर्य वंश के बारे में बताते हैं। मौर्य वंश में दो शासक अति महत्वपूर्ण हुए हैं। पहला है चंद्रगुप्त मौर्य और दूसरा है अशोक। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने साम्राज्य को जब चंद्रगुप्त मौर्य अपने साम्राज्य को नवीनीकरण और विस्तृत कर रहे थे, उस समय चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य ईरान से लेकर पूर्व में बंगाल तक और उत्तर में कश्मीर से लेकर कर्नाटक में उनका राज्य विस्तृत था और पश्चिम में सौराष्ट्र उनके राज्य में अंतर्गत आता था। इसके बाद आता है दूसरा सम्राट आता है अशोक मौर्य वंश का, जो अति महत्वपूर्ण शासक है। इसने अपने शासनकाल में अपने पिता चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य को बेहतर रूप से रखा और अशोक द्वारा अपने जीवन में लड़ा गया केवल एक युद्ध, कलिंग का युद्ध 261 में ईसा पूर्व में अशोक द्वारा लड़ा गया था, जिसमें भीषण नरसंहार हुआ, जिससे अशोक के हृदय में परिवर्तन हुआ और अशोक ने उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु से बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। लेकिन बौद्ध धर्म ग्रहण करने से पहले अशोक ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था और भगवान शिव की पूजा करता था। इससे यह प्रतीत होता है कि अशोक शिव का पुजारी था और ब्राह्मण धर्म को मानने वाला था। इसी के बाद इस भीषण नरसंहार के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया और अशोक ने अपने पुत्र एवं पुत्री को बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए देशों में भेजा और अशोक ने अपने ही राज्य में रहकर बौद्ध धर्म की उन्नति का कार्य किया। इससे अन्य धर्म बड़े दुखी और पतन की ओर जा रहे थे। उसी समय अशोक के शासनकाल में ही विदिशा में पुष्यमित्र शुंग सेनापति के रूप में कार्य कर रहे थे और मौर्यों के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या भी पुष्यमित्र शुंग ने की, जो बौद्ध धर्म का अनुयायी था। इससे यह ज्ञात होता है कि बौद्ध धर्म अन्य धर्मों को पतन की ओर खींच के ले जा रहा था और इसी समय पुष्यमित्र शुंग नाम का एक शासक ने मौर्यों के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या कर दी और नवीन राजवंश शुंग वंश की नींव डाली, जिसने बौद्ध धर्म को पतन की ओर लेके गया और हिंदू धर्म के उत्थान के लिए कार्य किया पुष्यमित्र शुंग ने। अब हम आपको इसके पुष्यमित्र शुंग के बारे में बताते हैं। ब्राह्मण साम्राज्य शुंग वंश के पतंजलि ने उनको भारद्वाज गोत्र का ब्राह्मण माना है। इसके संस्थापक पुष्यमित्र शुंग ने मौर्यों के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या कर दी और शुंग वंश की नींव डाली। मालविकाग्नि मित्रम यह कालिदास का नाटक है, जिससे यह ज्ञात होता है कि शुंग वंश का उल्लेख हमें मालविकाग्नि मित्रम से भी मिलता है। जिस समय पुष्यमित्र मगध पर शासन कर रहे थे, उनका पुत्र अग्निमित्र विदिशा का राज्यपाल था और इसमें अग्निमित्र और मालविका के प्रेम कहानी का भी वर्णन मिलता है कालिदास के नाटक में। इस कालिदास के नाटक में यवनों के आक्रमण का भी उल्लेख मिलता है। पुष्यमित्र शुंग ने अपनी राजधानी विदिशा को बनाया था। अब निवासी इनके बारे में बताते हैं। पुष्यमित्र शुंग उज्जैन के निवासी थे और इनके पूर्वज मौर्यों की सेवा में थे। गार्गी संहिता, इससे यह एक ज्योतिष ग्रंथ है। इसमें भी उल्लेख मिलता है कि पुष्यमित्र शुंग मगध पर शासन कर रहे थे और जिस समय ये मगध पर शासन कर रहे थे, उसी समय पश्चिम में बैक्टीरिया का राजदूत मिनांडर ने भारत पर आक्रमण किया और भारत के साकेत, मथुरा, पांचाल को जीतता हुआ पाटलिपुत्र तक आ गया था। इसका उल्लेख गार्गी संहिता में मिलता है, जो एक ज्योतिष ग्रंथ है। अब आता है अयोध्या अभिलेख। पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे। जिसके पुरोहित पतंजलि थे। पतंजलि का महाभाष्य से भी यह ज्ञात होता है कि शुंग वंश का उल्लेख हमें महाभाष्य के पुस्तक में भी मिलता है, जिसकी रचना पतंजलि ने की थी। पतंजलि के महाभाष्य भी यह ज्ञात होता है कि
यवन आक्रमणकारी भारत पर आक्रमण किया था और उनको परास्त करने के लिए पुष्यमित्र शुंग ने उन्हें खदेड़ दिया और उनके पश्चिमी राज्य बैक्टीरिया तक कर दिया। इससे यह ज्ञात होता है कि जो मेनांडर था उसने साकेत, मथुरा, पांचाल और पाटलिपुत्र तक आक्रमण किया था और अपने राज्य में उनको साकेत, मथुरा और पांचाल को जीता था। पुष्यमित्र शुंग ने अशोक द्वारा बनवाए गए 84,000 स्तूपों को नष्ट करवा दिया था। हरिश्चंद्र इस पुस्तक के रचनाकार बाणभट्ट हैं। बाणभट्ट की पुस्तक में पुष्यमित्र शुंग को अनार्य या निम्न उत्पत्ति का बताया गया है। पुष्यमित्र शुंग का समकालीन शासक मेनांडर था। मेनांडर ने भारत के साकेत, मथुरा, पांचाल राज्यों को जीता और पाटलिपुत्र तक पहुंच गया। पुष्यमित्र शुंग ने मेनांडर पर आक्रमण किया और मेनांडर को पश्चिमी राज्य बैक्टीरिया तक उनका पीछा किया था। शुंग काल। पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में विदिशा का राजनीतिक एवं सांस्कृतिक महत्व बढ़ गया था। जिस समय मगध पर मौर्यों का शासन था और मगध अपने राजनीतिक और सांस्कृतिक जीवन का मगध का बहुत ही महत्वपूर्ण था। जिस समय मगध में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक का शासन था उस समय पाटलिपुत्र का महत्व काफी महत्व बढ़ गया था, क्योंकि वह एक सांस्कृतिक, सामाजिक और शिक्षा के क्षेत्र में भी उसने महत्वपूर्ण कार्य किया था। उसी प्रकार जब शुंग वंश के आते आते पाटलिपुत्र का थोड़ा सा जितना महत्व विदिशा का होने लगा था तो उसका पाटलिपुत्र का थोड़ा कम हो गया था और विदिशा सांस्कृतिक और राजनीतिक महत्व से भी एक महत्व सर्वाधिक बढ़ गया था शुंग काल में। शुंग काल के 90 शासक भागभद्र के शासनकाल के 14 वर्ष में तक्षशिला का यवंश राजदूत एंटियालकिड्स का राजदूत हेलियोडोरस विदिशा में वासुदेव के सम्मान में गरुड़ स्तंभ स्थापित कराया था और एंटियालकिड्स का राजदूत हेलियोडोरस ने भारत में भागवत धर्म की स्थापना की थी और भारत में उसने हिंदू वैष्णव धर्म की उन्नति के लिए हिंदू धर्म को अपना लिया था। भरत लेख, इससे यह शुंग काल भरतहु लेख यह शुंग काल का है। इससे हमें भरत स्तूप का निर्माण भी शुंग काल में हुआ था। इसका वर्णन हमें भरत लेख में मिलता है। शुंग वंश पतंजलि के द्वारा संस्कृत भाषा का भी प्रोत्थान कराया गया था। जिस समय मगध पर अशोक का शासन था और अशोक ने अपने शासनकाल में बौद्ध धर्म की उन्नति और प्रसार के लिए अपने पुत्र पुत्रियों को देश विदेशों में बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए भेजा था और उनकी जो भाषा थी वो प्राकृतिक और लिपि ब्राह्मी थी। इससे क्या होता है कि उसके अशोक के शासनकाल में जो शिलालेख और जो स्तंभ लेख जो लिखे गए थे उनकी भाषा प्राकृतिक थी और लिपि ब्राह्मी थी। इससे जन सामान्यों में प्राकृतिक भाषा का महत्व बढ़ा और संस्कृत भाषा का थोड़ा सा पतन होने लगा था। तो महर्षि पतंजलि ने संस्कृत भाषा के पुनरुत्थान के लिए अनेकों कार्य किए। इससे पतंजलि ने संस्कृत भाषा का पुनरुत्थान किया। स्तूप, मौर्य शासन काल में जो स्तूप हुआ करते थे वो कच्ची मिट्टी और गारे के बनाए जाते थे, लेकिन शुंग काल के तक आते आते उनका रूप बदल गया और स्तूप शुंग काल में पाषाण के बनाए जाने लगे। शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूत था, जिसके अमात्य वासुदेव ने देवभूत की हत्या कर दी और नवीन राजवंश कर्ण वंश की स्थापना की, जो ब्राह्मण धर्म से संबंधित था। और शुंग वंश ने 187 से
75 ईस्वी तक शासन किया। जो इसके जो शासक हुए थे उन्होंने कर्ण वंश ने 75 से 30 ईसा पूर्व कर्ण वंश के शासक वासुदेव ने शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूत की हत्या कर दी और कर्ण वंश की स्थापना की। कर्ण वंश के जो शासक थे वासुदेव, वो भी शुंग वंश में एक अमात्य के पद पर थे। उन्होंने देवभूत की हत्या करके कर्ण वंश की नींव डाली। अब कर्ण वंश में जो शासक हुए महत्वपूर्ण, उनमें है वासुदेव। वासुदेव ने 9 वर्ष तक शासन किया। अब इसके जो महत्वपूर्ण शासक हैं कर्ण वंश में, वो आते हैं भूमिमित्र, नारायण तथा सुशर्मा। सुशर्मा कर्ण वंश का अंतिम शासक था और इसकी हत्या भी एक अमात्य द्वारा कर दी गई। जो कर्ण वंश का अमात्य था उसका नाम था शिमुख। अब नवीन जो राजवंश आता है सातवां वंश, उसका संस्थापक शिमुख था और इसने अपनी राजधानी प्रतिष्ठान को बनाया था, जो महाराष्ट्र में कृष्णा नदी के तट पर स्थित है। इसके प्रमुख शासक हैं गौतमीपुत्र सतकर्णी। गौतमीपुत्र सतकर्णी द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ कराया और 1 राजसूय यज्ञ कराया। अश्वमेध यज्ञ का मतलब ये होता है कि एक राजा द्वारा अश्वमेध यज्ञ से जो घोड़ा छोड़ा जाता है, वह घोड़ा जिन राज्यों से होकर गुजरता है वो राज उस राजा के अधीनता में आ जाते हैं और वो राज उस राजा की स्वीकृति स्वीकार कर लेते हैं। इसी प्रकार गौतम सतकर्णी ने 2 अश्वमेध यज्ञ कराए थे और 1 राजसूय यज्ञ कराया था। सातवां वंश के शासकों ने ब्राह्मणों को भूमि दान दी थी और इसका उल्लेख हमें नानाघाट अभिलेख से मिलता है। सातवां वंश के शासनकाल में ही हमें सामंतीवाद प्रथा का प्रचलन देखने को मिलता है। इससे यह ज्ञात होता है कि सामंतीवादी प्रथा वह प्रथा है जिसमें एक राजा दूसरे राजा को अधीनता स्वीकार करता है और उसके सारे निर्णय, सारे कार्यों को मानता है। सातवां वंश के शासकों ने चांदी, तांबा और शीशे के सिक्के चलाए थे। सातवां वंश मतसत्तात्मक था। वहां पे इसका उल्लेख हमें गौतमीपुत्र सतकर्णी में देखने को मिलता है, जो मतसत्तात्मक होते हुए वहां का शासक पिता का नाम का प्रचलन न करके अपनी माता का नाम आगे लगाता है, जिस प्रकार गौतमीपुत्र सतकर्णी। इसमें मतसत्तात्मक का महत्व ज्यादा है सातवां वंश में, पितृ का कम। सातवां वंश की भाषा थी प्राकृतिक और लिपि ब्राह्मी थी। जिस प्रकार मौर्य शासनकाल में, अशोक के शासनकाल में निम्न जनों की भाषा प्राकृतिक भाषा थी और लिपि ब्राह्मी थी, उसी प्रकार सातवां वंश के शासकों ने भी मौर्यों की इस नीति को अपनाया कि उनकी जो बोलचाल की भाषा होगी वो प्राकृतिक भाषा होगी और जो लिखित भाषा होगी वो ब्राह्मी भाषा होगी, लिपि की भाषा होगी वो ब्राह्मी होगी। अब सातवां वंश के शासनकाल में कला का भी महत्व था। कार्ले का चैत्य। सातवां वंश के शासक ब्राह्मण धर्म के अनुयायी जरूर थे, लेकिन उनके शासनकाल में बौद्ध धर्म का भी महत्व था। सातवां वंश के शासकों ने कार्ले का चैत्य एक बौद्ध हिंदू कला का एक स्पष्ट नमूना है। उन्होंने अमरावती में भी कुछ कला का महत्व दिया है। सातवां वंश के शासक दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते हैं। अब एक नवीन राजवंश आता है चेदी वंश। इस वंश का उल्लेख हमें हाथी गुफा अभिलेख से ज्ञात होता है कि खारवेल, कलिंग का राजा जो खारवेल था वो जैन धर्म का अनुयायी था और हाथी गुफा अभिलेख हमें उड़ीसा के कलिंग से प्राप्त होता है। इसमें एक जिन सीता नाम के जैन का उल्लेख मिलता है। कहा जाता है कि नंद वंश के शासक महानंद ने कलिंग पर आक्रमण किया था और वहाँ की जो प्रसिद्ध मूर्ति थी जिन सीतानाथ को ले जाके मगध में स्थापित करा दी। और जब मगध का शासक पुष्यमित्र शुंग के आते आते जब
कलिंग का राज स्वतंत्र हो गया और कलिंग के राजा खारवेल ने मगध पर आक्रमण किया तो अपने शासनकाल की जो मूर्ति चुराई गई थी, मगध में ले रख दी थी, उस मूर्ति को खारवेल ने मगध से लाकर कलिंग में स्थापित कर दी और खारवेल जैन धर्म का अनुयायी था। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें जिससे हमारे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू।